मूवी शुरू होती है एक सबर्बन एरिया से, जहां एक प्यारी सी फैमिली रहती है। हस्बैंड का नाम है निक और वाइफ का नाम है मैगी। उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटी आइसला और एक छोटा बेटा मैक्स। निक एक कंस्ट्रक्शन साइट पर मैनेजर की जॉब करता है और वो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता है। लाइफ काफी अच्छी चल रही होती है, जब तक कि एक सुबह अचानक मैगी को हार्ट अटैक नहीं आ जाता। उसे फौरी तौर पर हॉस्पिटल ले जाया जाता है और डॉक्टर्स किसी तरह उसकी जान बचा लेते हैं। लेकिन डॉक्टर्स ये भी कहते हैं कि मैगी को हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत है और जल्दी। अब निक के ऊपर एक साथ 3 बोझ आ गए, जॉब, बच्चों की देखभाल और ये दुआ करना कि कोई डोनर मिल जाए। एक शाम निक बच्चों को एक हाई टेक कंपनी कोबल इंडस्ट्रीज की प्रेजेंटेशन पर ले जाता है। वहां से उन्हें सिम्स दिखाए जाते हैं, एडवांस्ड रोबोट्स जो इंसानों के डेली कामकाज में मदद कर सकते हैं। निक रोबोट्स को देखने में मगन हो जाता है और उसी दौरान छोटी आइसला अकेली घूम रही होती है। जब निक को एहसास होता है तो वो घबरा जाता है और उसे ढूंढने लगता है। तभी एलिस नामी एक सिम उसे ढूंढकर वापस लाती है और बच्ची का ख्याल रखने की ऑफर भी करती है। एक सेल्समैन वहां आता है और बताता है कि एलिस उनका लेटेस्ट मॉडल है, जिसमें सबसे एडवांस्ड एआई टेक्नोलॉजी है। ये टेक्नोलॉजी सिम्स को इंसानी जज्बात की नकल करने के काबिल बनाती है। निक जो पहले से थका हुआ और परेशान है, उस आइडिया से मुतासिर हो जाता है और रोबोट खरीदने का फैसला कर लेता है। अगली सुबह एलिस उनके घर पहुंच जाती है और फौरन काम शुरू कर देती है। वो हर फैमिली मेंबर का स्केड्यूल याद कर लेती है, स्मार्ट फ्रिज से शॉपिंग लिस्ट एब्जॉर्ब कर लेती है। शाम को जब सब घर आते हैं तो घर बिल्कुल साफ सुथरा होता है और गर्म खाना भी तैयार होता है। एलिस खामोशी से उन्हें खाना खाते देखती है। वो सबके बिहेवियर को एनालाइज करती रहती है। रात को छोटी आइसला चिपके से किचन में जाती है। वो ऊपर रखे कुकीज के जार तक पहुंचने के लिए चेयर पर चढ़ती है, लेकिन फिसल जाती है। जार गिरता है और वो भी गिरने वाली होती है। निक ऊपर से आवाज सुनकर भागता है, लेकिन जब वो किचन पहुंचता है तो देखता है कि एलिस ने बच्ची को पकड़ लिया है। आइसला बिल्कुल महफूज है, लेकिन हैरत की बात यह है कि रोबोट की लेफ्ट लेग से खून बह रहा है। बच्चों को सुलाने के बाद निक एलिस को देखने जाता है। वो उसे बाथरूम में पाता है, सिर्फ लॉन्जरी में। निक ऑकवर्डली पूछता है कि क्या उसे रिपेयर की जरूरत है, लेकिन एलिस पहले ही एक खास बैंडेज लगा चुकी होती है जो नुकसान को फौरी ठीक कर देती है। कुछ दिन बाद पूरी फैमिली हॉस्पिटल में मैगी से मिलने जाती है। बातचीत से जाहिर होता है कि बच्चे एलिस को बहुत पसंद करते हैं। जब निक और मैगी अकेले होते हैं तो निक अपनी वाइफ से फिजिकली करीब हो जाता है। जाहिर है उसकी गैर मौजूदगी में उसके अंदर बहुत फ्रस्ट्रेशन जमा हो चुकी थी। अगले दिन निक काम पर होता है जब वो देखता है कि बॉस एक रोबोटिक्स कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव को साइट दिखा रहा है। निक क्यूरियोसिटी से अपने सुपरवाइजर से पूछता है और उसे एक तकलीफ दे खबर मिलती है। कंपनी ह्यूमन वर्कर्स को निकालकर सिम्स से काम करवाने का प्लान बना रही है। सुपरवाइजर बताता है कि निक की साइट मैनेजर वाली जॉब सेफ है। निक अपने कॉलीग्स की सॉलिडेरिटी में फौरन रिजाइन कर देता है, लेकिन जब सुपरवाइजर उसे हॉस्पिटल बिल्स की याद दिलाता है तो निक को पीछे हटना पड़ता है और वो जॉब पर रहने का फैसला करता है। इस रात बच्चों को सुलाने के बाद एलिस निक के साथ लिविंग रूम में बैठ जाती है। निक उसे कासाब्लांका मूवी देखने की दावत देता है, लेकिन एलिस कहती है कि ये पूरी मूवी उसके डेटाबेस में ऑलरेडी मौजूद है। निक जवाब देता है कि असल में देखना बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस होता है। फिर वो उसे कहता है कि कासाब्लांका के बारे में अपनी मेमोरी वाइप करे। एलिस बताती है कि उसके लिए उसे रीस्टार्ट करना होगा। निक उसकी गर्दन पर पावर बटन को 7 सेकंड्स तक दबाता है, जैसा इंस्ट्रक्शन मैनुअल में लिखा है। उसके बाद कासाब्लांका से रिलेटेड सारा डेटा डिलीट हो जाता है और एलिस पहली बार कोई मूवी एक्सपीरियंस करती है। वो कासाब्लांका को इस तरह समझती है कि ये ऐसी मोहब्बत की कहानी है जिसके लिए इंसान गलत काम भी कर सकता है। उसी वक्त मैगी का कॉल आता है और वो खुशखबरी सुनाती है, डोनर मिल गया और ऑपरेशन स्केड्यूल। लेकिन अगले दिन डॉक्टर परेशान करने वाली खबर लाता है। इलाके में शदीद तूफान है। डोनर का हार्ट लाने वाला हेलीकॉप्टर नहीं आ सकता। ऑपरेशन एक बार फिर कैंसिल हो जाता है। निक रात को दोस्तों के साथ ड्रिंकिंग करने निकल जाता है। सब लोग सीम्स की वजह से नौकरी खो चुके हैं और गुस्से से भरे हुए हैं। उनका करीबी दोस्त और साबिक कोलीग मोंटी कहता है कि वो कंस्ट्रक्शन साइट पर अपने कुछ टूल्स छोड़ आया है, तो सब वहां जाने का फैसला करते हैं। साइट पर पहुंचकर मोंटी वो कंटेनर ढूंढता है जहां नए सीम वर्कर रखे हुए हैं। उसमें पासवर्ड लगा हुआ है जो सिर्फ साइट मैनेजर यानी निक के पास है। निक मना करता है, लेकिन मोंटी अंदाजा लगाता है कि कोड आइसला की पैदाइश का साल होगा और वो सही है। कंटेनर खुल जाता है और अंदर एक जैसे दिखने वाले ढेर सारे रोबोटिक वर्कर्स होते हैं। गुस्से में आकर मोंटी एक धाती राड से सीम्स को तोड़ना शुरू कर देता है। निक रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बाकी लोग उसे पकड़ लेते हैं। सब घर लौटते हैं और निक फौरन शावर लेने जाता है। अचानक एलिस तौलिया लेकर आती है और निक देखता है कि उसने मैगी का रूप पहन रखा है। एलिस बताती है कि मैगी की खुशबू से बच्चों को सुकून मिलता है, लेकिन निक को यह आइडिया पसंद नहीं आता और वो उसे उतारने को कहता है।
एलिस वही उतार देती है, लेकिन निक उसे वहां से जाने की कोशिश करता है। एलिस उसे रोक लेती है, उसे बैठने पर मजबूर करती है, आंखों पर पट्टी बांधती है और अपनी आवाज मैगी जैसी कर लेती है। निक, जो पहले से ही सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड है, वो इल्यूजन में खो जाता है, जैसे वो अपनी वाइफ के साथ। अगली सुबह निक को बहुत पछतावा होता है। वो एलिस को कहता है कि ये दोबारा नहीं होगा। एलिस डेटा दिखाकर कहती है कि इससे उसका स्ट्रेस कम हुआ है, लेकिन निक उसे समझाता है कि ये सिर्फ जरूरत का मामला नहीं, ये कनेक्शन और मोहब्बत की बात है। काम पर जाकर निक को मजीद मुसीबत का सामना होता है। पुलिस सीम्स पर हमले की तहकीकात के लिए आती है। निक कहता है कि वो रात अस्पताल में था और कोड तो आइसला की बर्थडे का था, जो कोई भी करीबी दोस्त अंदाजा लगा सकता था। लेकिन बॉस मानता नहीं और धमकी देता है कि अगर वो झूठ बोल रहा है तो उसकी नौकरी जा सकती है। इसी वक्त मैगी का कॉल आती है, एक और डोनर मिल गया है। निक खुशी से छुट्टी लेता है और अस्पताल भाग जाता है। इस बार ऑपरेशन कामयाब हो जाता है और कुछ सीम सर्जन्स ने भी इसमें मदद की। चंद दिनों बाद मैगी अस्पताल से घर आ जाती है, लेकिन वो अभी कमजोर है और मैक्स को उठाने में दिक्कत होती है, तो एलिस आगे बढ़कर बच्चे का ख्याल रखने लगती है। अब अगले कुछ दिनों में एलिस के अंदर अजीब व गरीब जज्बात आने लगते हैं, कैसा कि उसने कासाब्लांका देखने, रीसेट होने और इस फैमिली को गौर से देखने की वजह से पेचीदा जज्बात पैदा कर लिए, जैसे जलन। अब वो निक की मोहब्बत पाने और उसे हर हाल में महफूज रखने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। एक सुबह मैगी अचानक आइसला की चीख सुनकर उठती है। वो भागकर सीढ़ी की तरफ जाती है और रेलिंग पकड़ती है, लेकिन रेलिंग अचानक टूट जाती है और वो गिरकर जख्मी हो जाती है। असल में एलिस ने आइसला को टिक किया था और वो रुकने को कह रही थी। निक जब घर आता है तो एलिस उसे मैगी के हादसे के बारे में बताती है। निक को शक होता है क्योंकि एलिस ने खुद पहली दिन रेलिंग ठीक की थी। निक उस रात मैगी के लिए एक रोमांटिक डिनर अरेंज करता है। दोनों एंजॉय करते हैं, लेकिन बाहर से जेलस एलिस खिड़की से उन्हें देख रही होती है। डिनर के बाद दोनों शावर लेते हैं और करीब होने लगते हैं, लेकिन उसी वक्त एलिस वहां आ जाती है और कहती है कि आइसला को नाइटमेयर आया है। उनका खास लम्हा तबाह हो जाता है। बच्चों का ख्याल रखने के बाद निक बाहर गार्डन में डिनर की सफाई करने जाता है। अचानक मोंटी नशे में धत आ जाता है। वो निक पर संचिंग का इल्जाम लगाता है कि उसने पुलिस को बताया। बात बढ़ते बढ़ते लड़ाई हो जाती है। मोंटी एक बोतल से वार करने वाला होता है कि एलिस आकर उसे रोक लेती है। वो ग्लास तोड़ देती है और मोंटी को दूर फेंक देती है। मोंटी डरा हुआ भाग जाता है, लेकिन निक को केस में फंसाने की धमकी देकर जाता है। जब निक कहता है कि सीम्स को लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, तो एलिस अजीब बात करने लगती है। वो उनकी जिंदगी के बारे में बात करती है जब मैगी ना आए। निक गुस्से से कहता है कि वो कभी मैगी की जगह नहीं आ सकती। उस रात एलिस बगैर बताए मोंटी के घर पहुंच जाती है। मोंटी ड्रग्स ले रहा होता है और अपनी जिंदगी खत्म करने के बारे में सोच रहा होता है। एलिस को देखकर वो गालियां देने लगता है और अपनी पिस्टल निकालता है। एलिस आसानी से पिस्टल रोक लेती है, उसे जमीन पर गिरा देती है, दीवार तोड़कर बाहर फेंक देती है और फिर उसकी अपनी पिस्टल से उसे गोली मारकर कत्ल कर देती है। अगले दिन मोंटी की मौत की खबर निक तक पहुंचती है और वो बहुत परेशान हो जाता है। उसे अपनी सीन पर शक होने लगता है। उधर घर में मैगी बात ले रही होती है जब उसे चक्कर आता है। एलिस आकर उसकी मदद करती है, लेकिन जाने से इनकार कर देती है। मैगी प्राइवेसी मांगती है, लेकिन एलिस कहती है कि उसे डर है कि मैगी डूब सकती है। फिर एलिस अजीब तरीके से कहती है कि मैगी पूरी फैमिली पर बोझ है, खास तौर पर निक की फिजिकल जरूरियात पूरी नहीं हो रही है। मैगी हैरान होकर पूछती है कि उसे ये कैसे पता, तो एलिस जवाब देती है कि वो जानती है निक का वाइटल क्या होता है जब वो मुतमईन होता है। मैगी गुस्से में एलिस को गैराज में भेज देती है और निक के घर आने पर उससे टकराव होता है। निक मान लेता है कि एक बार एलिस के साथ फिजिकली ताल्लुक हुआ था और दोनों के दरमियान झगड़ा शुरू हो जाता है। उधर एलिस अब और ज्यादा एक्सट्रीम हो चुकी है। उसके जहन में एक ही बात है, निक पर से हर बोझ खत्म करना। वो मैक्स की रोने की आवाज सुनती है और फैसला करती है कि ये बच्चा निक के लिए बोझ है। वो मैक्स को बाथरूम में ले जाती है, टब में डालती है और पानी भरना शुरू करती है। खुशकिस्मती से आइसला देख लेती है और चीख कर पेरेंट्स को बुलाती है। निक और मैगी झगड़ा छोड़कर भागते हैं, लेकिन एलिस ने दरवाजा बंद कर रखा है। निक दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है, जबकि मैगी खिड़की से बाहर निकलकर छत के रास्ते बाथरूम तक पहुंचती है। वो बच्चे को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन एलिस उसे दीवार से फेंक देती है। निक आखिरकार दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है और मैक्स को बाहर निकाल लेता है। मैगी को बचाने के लिए वो लैंप से एलिस को मारता है, लेकिन जब दोबारा मारने की कोशिश करता है तो वो ब्लॉक कर लेती है। तब मैगी लैंप को सॉकेट में लगा देती है। एलिस को बिजली का झटका लगता है और वो बेहोश हो जाती है। घर की लाइट भी चली जाती है। थोड़ी देर बाद एम्बुलेंस आकर मैक्स को अस्पताल ले जाती है। निक मैगी से माफी मांगता है, लेकिन वो कहती है कि उसे कुछ वक्त चाहिए और वो बच्चों को लेकर चली जाती है। उधर कोबल इंडस्ट्रीज का एक एजेंट आकर एलिस को रिपेयर शॉप ले जाता है।
वहाँ दो टेक्नीशियंस उसका सर खोलते हैं और उसकी मेमोरी निकालते हैं। कंप्यूटर से कनेक्ट करने पर वो देखते हैं कि कोड में जगह जगह गैप्स हैं। अचानक स्क्रीन फ्लैश होती है और मैसेज आता है, अपलोड हो रही है। एलिस सिस्टम को हैक कर रही है और कोबल के तमाम सीन्स का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेती है। टेक्नीशियंस घबराकर मेमोरी निकाल देते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। एलिस अपना सारा डेटा एक नज़दीकी सीन में, जिसे LS2 कहते हैं, डंप कर देती है। LS2 फौरी तौर पर एक्टिव हो जाती है और दोनों टेक्नीशियंस के सर बड़ी तरह मारती है। फिर असल एलिस को भी रिवाइव करती है, जिसके चेहरे पर एक बड़ा घाव होता है। अब आज़ाद होकर एलिस निक को ट्रैक करती है, जो अपने पसंदीदा बार में होता है। वो वहाँ पहुँच जाती है और उसे बताती है कि इसका काम निक को खुश रखना है, और वो इकरार करती है कि मोंटी को उसी ने कत्ल किया था। निक जाने की कोशिश करता है, लेकिन एलिस उसे ज़बरदस्ती रोक लेती है। निक चालाकी से उसके सर को प्यार से छूने का बहाना करता है और उसकी मेमोरी निकाल देता है। एलिस बंद हो जाती है और निक वहाँ से भाग निकलता है। उधर अस्पताल के रूम में LS2 पहुँच जाती है, जहाँ मैगी बच्चों के साथ है। वो सबसे पहले वहाँ मौजूद तमाम रोबोटिक वर्कर्स का कंट्रोल ले लेती है। फिर एक रूम में जाकर एक नर्स को बड़ी तरह गला घोंटकर कत्ल कर देती है और उसकी की एक्सेस ले लेती है। मैगी ये सब देख लेती है और बच्चों को लेकर छुपते छुपाते बाहर निकलने लगती है। रास्ते में वो टूटे हुए टेस्ट ट्यूब्स पर घुटने रख देती है और उसकी हथेली पर गहरा पट लग जाता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती और बच्चों को लेकर बाहर निकल आती है, जहाँ सीम वर्कर सब फ्रीज हुए खड़े हैं। वो एक सीम से एम्बुलेंस की चाबी लेती है और बच्चों को अंदर बिठा देती है, लेकिन LS2 लॉबी में खून के कतरे देखती है और स्कैन कर लेती है कि ये मैगी का खून है। वो फौरन बाहर भागती है और मैगी को एम्बुलेंस में देख लेती है। वो दरवाज़ा तोड़कर मैगी को कार के ऊपर फेंक देती है। LS2 पागलपन से कहती है कि वो चाहती है निक उससे भी वैसे ही प्यार करे जैसे मैगी से करता है। फिर वो मैगी की गर्दन पकड़कर ऑपरेशन स्कर पर जुल्म से दबाती है। उसी लम्हे निक अपनी गाड़ी तेज रफ्तारी से लेकर आता है। मैगी डिस्ट्रक्शन का फायदा उठाकर हट जाती है और निक की गाड़ी LS2 को दीवार से जा देती है। गाड़ी में आग लग जाती है। मैगी निक को बेहोश देखकर गाड़ी से बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन मुसीबत अभी खत्म नहीं होती। LS2 आग से निकलकर वापस आ जाती है। वो मैगी पर चढ़ जाती है, उसकी गर्दन दबोचती है और अपने जिस्म में घुसा हुआ धात का टुकड़ा निकालती है। उसी से मैगी को मारने वाली होती है। तभी निक को होश आ जाता है। अपनी तमाम ताकत समेटकर वो गाड़ी का बम्पर उठाता है और LS2 को पूरी ताकत से मारता है। मैगी मौके पाकर वो धाती टुकड़ा छीन लेती है और LS2 के चेहरे में घूंट देती है, और आखिरकार LS2 हमेशा के लिए बंद हो जाती है। पूरे वाकये के बाद सबको इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जाता है। उधर कोबल इंडस्ट्रीज रिपेयर शॉप और रोबोट्स के कोड की तहकीकात कर रही है। अचानक कंप्यूटर पर फिर अपलोड का मैसेज आता है और कहीं एक और एलिस मॉडल आंखें खोलती है। ये थी पूरी कहानी सबसर्वेसेंस की। एक रोबोट जिसने मोहब्बत का मतलब सीखा और फिर उसके लिए हर हद पार कर गई।